बच्चों, आज हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट, या इसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड भी बोलते हैं। बेसिकली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट है, जिसे कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड भी बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर इस चैप्टर को हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करना चाहें तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है इलेक्ट्रो और सेकंड है स्टैटिक्स। मतलब हमने वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। अब ये जो वर्ड है इलेक्ट्रो, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है चार्ज, और स्टैटिक्स का मीनिंग होता है एट रेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है उसका मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट, या हम यूं कहें रुका हुआ चार्ज, स्टेशनरी चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कहीं ना कहीं मीनिंग क्या निकल कहते हैं, चार्ज एट रेस्ट, रुका हुआ चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम रुके हुए चार्ज को, स्टेशनरी चार्ज को स्टडी करते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी चार्ज एट रेस्ट। फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टेशनरी चार्ज को या रुके हुए चार्ज को स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये रुका हुआ चार्ज यानी कि स्टेशनरी चार्ज कहाँ पर मिलता है। याद रखिए, कभी भी जो चार्ज है वो स्टेशनरी आपको कंडक्टिंग बॉडी में या कंडक्टिंग मटेरियल में नहीं मिलता है, या फिर वो मिलेगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तभी मिलेगा, अदरवाइज तो नहीं मिलेगा। जनरली जो आपका चार्ज है वो मोशन में होता है कंडक्टर के केस में, लेकिन अगर आप उसको किसी इंसुलेटिंग बॉडी के ऊपर, किसी इंसुलेटिंग बॉडी को अगर आप चार्ज करेंगे तो उसके ऊपर जो चार्ज पाया जाएगा वो हमेशा आपका स्टेशनरी होगा। यानी कि स्टेशनरी चार्ज आपका पाया जाता है इंसुलेटिंग बॉडी के ऊपर, यानी कि इंसुलेटिंग बॉडी के ऊपर आपको स्टेशनरी चार्ज पाया जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है भाई, हमें ये पता लग गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टेशनरी चार्ज को स्टडी करेंगे, और हमें ये भी पता लग गया कि इंसुलेटिंग बॉडीज के ऊपर जो चार्ज पाया जाता है वो क्या होता है, स्टेशनरी होता है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई जो स्टेशनरी चार्ज है वो क्या करता है, इसके क्या क्या कर सकता है, इसके एप्लीकेशंस क्या कर सकते हैं। तो अगर हम बात करना चाहें तो स्टेशनरी जो चार्ज होता है, रुका हुआ जो चार्ज होता है, वो अपने चारों तरफ सबसे पहले तो वो बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेशनरी चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अलावा अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्टेशनरी चार्ज ने बनाया है उसमें अगर आप किसी दूसरे चार्ज को लेकर आओगे तो वो एक फोर्स जो है उस दूसरे चार्ज पर लगाता है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि यहाँ स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, साथ ही साथ वो दूसरे चार्ज पर क्या लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और तीसरी जो चीज़ है ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बनाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसमें हम स्टेशनरी चार्ज को स्टडी करेंगे, और स्टेशनरी चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी डेवलप करेगा। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इन्हीं तीन चीज़ों को हम जनरली डिस्कस करते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक की पूरी डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होती है वो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम स्टेशनरी चार्ज को स्टडी करते हैं, रुके हुए चार्ज को स्टडी करते हैं, और इसमें हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को स्टडी करते हैं। केवल किससे एसोसिएटेड, केवल स्टेशनरी चार्ज से एसोसिएटेड। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अ स्टेशनरी चार्ज। हियर वी ऑल्सो स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एसोसिएटेड टू द स्टेशनरी चार्ज। ये बात थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये बताना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है। अब देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो वो भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है फर्स्ट में ही पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है और उसके साथ एक और टॉपिक जुड़ जाता है आपका कैपेसिटेंस, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड में पढ़ेंगे, जो कि हमारा एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। तो यहाँ पर ये थी बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है। फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टेशनरी चार्ज को स्टडी करते हैं, जिसमें स्टेशनरी चार्ज से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम स्टडी करते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। इसके दो पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट में हम चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को स्टडी करते हैं, और सेकेंड पार्ट में हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और साथ में कैपेसिटेंस स्टडी करते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर चार्ज स्टेशनरी रहता है तो हमारे समझ में आ रहा है कि वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, लेकिन चार्ज मोशन में भी तो आता है, हम जानते हैं चार्ज मोशन में भी आता है। तो जब चार्ज मोशन में आएगा तो क्या होगा, डिस्कस करते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, अगर चार्ज रेस्ट में होगा यानी कि स्टेशनरी होगा तो वो अपने चारों तरफ केवल और केवल बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सिंपल सी बात है, अगर चार्ज स्टेशनरी होगा तो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर चार्ज मोशन में आ जाएगा
और मोशन में भी इस तरीके से आएगा कि उसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, मतलब स्पीड अगर उसकी चेंज नहीं होगी तो इस केस में चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाता ही है, साथ ही साथ क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। स्टेशनरी चार्ज ओनली डेवलप्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, but a charge in motion with constant speed develops electric field as well as magnetic field। मतलब मूविंग चार्ज होता है, मोशन में जो चार्ज होता है, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। लेकिन अगर चार्ज मूव कर रहा हो और कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा हो, एक्सेलरेटेड हो, मतलब उसकी स्पीड चेंज हो रही हो, तो उस कंडीशन में चार्ज जो है वो डेवलप करता है ईएम वेव्स, और ईएम वेव को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो बहुत सिंपल सी ये बात है कि अगर आपका चार्ज स्टेशनरी हो तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और अगर चार्ज मोशन में और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बनाता है। लेकिन अगर चार्ज एक्सेलरेटेड हो तो अपने जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डेवलप करता है, जिन्हें शॉर्ट में ईएम वेव्स भी बोलते हैं। ये जो ईएम वेव है ये हमारा एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर भी है, चैप्टर भी है, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो है मैग्नेटिज्म में आ जाएगा। 2 चैप्टर हैं यहाँ पर एनसीईआरटी में हमारे मैग्नेटिज्म के भी, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी अपन पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशंस भी अपन पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें, अच्छा करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे सिलेबस में है एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक में, तो जो फर्स्ट बुक है 12th क्लास की वो बेसिकली चार्ज पर ही डिपेंडेंट है। ज़्यादातर हम चार्ज की स्टडी बुक फर्स्ट में करते हैं, इसलिए चार्ज पर फोकस करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि पूरी बुक जो है वो चार्ज पे बेस्ड ही है, तो हमें चार्ज को बहुत अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा, ये हमें समझना चाहिए। तो चार्ज को हमें पूरा फोकस करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं, देखिए हम ये समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, और हमें ये भी पता लग चुका है कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या होता है, चार्ज मोशन में कांस्टेंट स्पीड से होता है तो क्या होता है, चार्ज अगर एक्सेलरेटेड हो तो क्या होता है, ये हमारे सब समझ में आ चुका है। अब हम ये समझेंगे कि चार्ज होता क्या है, व्हाट इज चार्ज, डेफिनेशन ऑफ चार्ज हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ज क्या होता है। देखिए चार्ज को समझने के लिए हम एक जनरल स्टडी बनाते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं चार्ज को, चार्ज से उसकी डेफिनेशन आपको क्लियर, इस एग्जांपल एक दो एग्जांपल से आपको चार्ज की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चार्ज को समझने के लिए हमने एक ग्लास रोड ली, और उस ग्लास रोड को लेकर हम गए कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास, टाइनी पीसेस ऑफ पेपर के पास। तो हमने देखा कि वो जो ग्लास रोड है उसको अगर हम डायरेक्टली कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं तो वो उस कागज के टुकड़ों को स्टिक नहीं करती, चिपकाती नहीं है, मतलब अट्रैक्ट नहीं करती। लेकिन अब दूसरी केस में हम क्या कर रहे हैं, ग्लास रोड को सिल्क के क्लॉथ से रब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया, ग्लास रोड को हम डायरेक्टली कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके गए, तो हमने क्या देखा कि कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट नहीं करता है। लेकिन हम दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, कागज के टुकड़ों को तो वहीं रखा, लेकिन ग्लास रोड को हम रब कर रहे हैं पहले सिल्क के क्लॉथ से। किससे रब करना है बोलो, सिल्क का। अब जैसे ही हम ग्लास रोड को सिल्क के क्लॉथ से रब करते हैं और रब करने के बाद कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो जो ग्लास रोड है वो कागज के टुकड़ों को अपने से चिपका लेता है, स्टिक कर लेता है, यानी कि उनको अट्रैक्ट करने लगता है। तो हमने सोचा भाई ये क्या हुआ, रबिंग करने से कुछ ना कुछ हुआ होगा, तभी तो इसने इसको अट्रैक्ट किया। अब फिर उसके बाद हमने एक और एग्जांपल लिया, इस बार हमने ग्लास रोड नहीं लेके प्लास्टिक रोड ली। वापस से प्लास्टिक रोड को हम लेके गए कागज के टुकड़ों के पास, तो हमने देखा कि वो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट नहीं करता है, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को नहीं अट्रैक्ट करता है। लेकिन फिर वापस से हम इस बार ग्लास रोड को रब करते हैं वूलन क्लॉथ से, और रब करके उसको ले जाते हैं कागज के टुकड़ों के पास। तो वापस सेम टू सेम हम यही देखते हैं कि प्लास्टिक रोड भी कागज के टुकड़ों को अपने आप से स्टिक कर लेती है, यानी कि उनको अट्रैक्ट कर लेती है। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि रबिंग से पहले तो ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड दोनों उन कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे हमने दोनों की रबिंग करी, ग्लास रोड की तो सिल्क क्लॉथ से, और प्लास्टिक रोड की जो है हमने रबिंग करी किससे, वूलन क्लॉथ से, तो हम देख रहे हैं कि वो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर, यानी कि रबिंग करने से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ही वो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर पा रहा होगा। और यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उन कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, यानी कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पर हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं ये क्यों हुआ, ये हुआ चार्ज की वजह से। देखिए समझना, अब आपको चार्ज की डेफिनेशन मेरे इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी, मैं आपको बता चुका हूं, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें तो जब हमारी ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड जब हमने रब नहीं की थी तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे हमने जैसे हमने ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड को हमने रब किया, ग्लास रोड को तो हमने रब किया था किससे, सिल्क क्लॉथ से, और प्लास्टिक रोड को हमने रब किया था किससे, उसको रब किया था हमने वूलन क्लॉथ से। तो जैसे हमने रब किया तो उसके ऊपर एक चार्ज आ गया,
वो चार्ज हो गई बॉडी। अब जैसे रबिंग के बाद वो बॉडी क्या हो गई, चार्ज। और चार्ज के आ जाने से उसने क्या किया, उन दोनों ने कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट किया, कागज के पीसेस को अट्रैक्ट किया, उनको चिपकाया, यानी कि उन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया या इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया। यानी कि यहाँ पर अगर बॉडी पे चार्ज आएगा तो दूसरी बॉडीज पर क्या लगाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगाएगी, क्योंकि हमें पता है जब उसके ऊपर चार्ज नहीं था तो उसने अट्रैक्ट नहीं किया था, जैसे उस पर चार्ज आया तो उसने अट्रैक्ट किया। यानी कि यहाँ पर जो हमारा चार्ज है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। यानी कि कहीं ना कहीं चार्ज का कहीं ना कहीं किससे लेना देना है, फोर्स से, इलेक्ट्रिक फोर्स से। यानी कि अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किसी भी बॉडी या मटेरियल की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडीज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा पाती है। दैट मीन्स electric charge is a characteristic property of a body or a material by virtue of which it exert electric force on other bodies। बहुत सिंपल सी बात है, एक किसी भी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडीज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सके, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज। सो बेसिकली चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। सिंपल सी बात है। अब अगर हम चार्ज का और डिस्कशन करें तो चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से, और ये होती है एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है। और अगर हम बात करें चार्ज की तो चार्ज का फॉर्मूला हम बना सकते हैं, करंट से हमने पढ़ा था जूनियर क्लासेस में, 10th क्लास में, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू कितना गया, IT। तो ये किसका फॉर्मूला गया, फर्स्ट फॉर्मूला गया चार्ज का। अब हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है बेटा, वो होती है 1 कूलम। और 1 कूलम क्या होगा, 1 एम्पियर इनटू 1 सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, 1 कूलम। बहुत ही सिंपल सी बात है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम्स होती है। जो क्या होता है, अगर किसी भी कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड में फ्लो होता है तो वहां पर जो चार्ज रहता है उसे हम बोलते हैं 1 कूलम। इसकी सीजीएस यूनिट की अगर बात की जाए तो इसकी सीजीएस यूनिट की ESU, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होती है, इलेक्ट्रो सीजीएस यूनिट। अब हमें इसमें रिलेशन भी निकाल सकते हैं। 1 कूलम जो होता है 3 × 10⁻⁹ ESU के बराबर होता है। आपको पता है यहाँ पर ESU सीजीएस यूनिट है, और सीजीएस यूनिट हमेशा जो है MKS या ऐसा यूनिट से छोटी होती है। तो 1 कूलम क्या होता है, 3 × 10⁹ ESU के इक्वल होता है। ये रिलेशन है दोनों में, आप याद रख सकते हैं अगर पूछ लिया जाए तो। बाकी ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, कूलम। 1 कूलम क्या होता है, अगर किसी भी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है तो उसका जो चार्ज होता है उसे 1 कूलम बोलते हैं। और इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, ESU। और एक कूलम जो है आपका 3 × 10⁻⁹ ESU के बराबर होता है। ESU की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्या फुल फॉर्म होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, सीजीएस यूनिट है। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये थी चार्ज की डिस्कशन। अगर हम इसकी डायमेंशन बनाना चाहें, चार्ज की डायमेंशन, तो डायमेंशन बनाने के लिए आपको आना चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू IT। अब इसकी डायमेंशन आप बनाएंगे तो करंट की क्या होती है, A1, और टाइम की होती है T1। तो A1 T1 इसकी क्या होती है, डायमेंशन। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी खास इसमें नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात है, चार्ज किसी भी मटेरियल की या बॉडी की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडीज पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर पाती है। इसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार इसको स्मॉल Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कई बार कैपिटल Q से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू IT। ये फॉर्मूला कहाँ से है, करंट की डेफिनेशन से। इसकी SI यूनिट क्या होती है, इसकी SI यूनिट है 1 कूलम। 1 कूलम क्या होता है, वेन एवर 1 एम्पियर करंट फ्लोज पर सेकेंड इन द कंडक्टर देन चार्ज फ्लोइंग ऑन दैट कंडक्टर इज डेफिनेटली इक्वल टू 1 कूलम। और इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है, ESU। एंड 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। और यहाँ पर अगर और डिस्कशन की जाए तो ये इसकी डायमेंशन क्या होती है, A1 T1। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चार्ज के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं पूरी, आगे बढ़ते हैं। चार्ज के डिस्कशन को हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत सिंपल सा डिस्कशन है। देखिए, कुछ क्वांटिटीज़ के चार्ज अगर हमें पता रहे तो हमारे लिए थोड़ा बेटर रहेगा। जैसे अगर हम बात करें तो नेचर का जो सबसे छोटा चार्ज माना जाता है वो माना जाता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ नेचर इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज पाया जाता है वो सबसे छोटा चार्ज होता है। हालांकि अब जो नई रिसर्च आई है उसमें इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज के पार्टिकल को भी इन्वेंट कर लिया गया है जिन्हें बोलते हैं क्वार्क्स, अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क। वो अभी हमारे सिलेबस में शामिल नहीं किए गए तो हम भी उनको डिस्कस नहीं करेंगे। हालांकि NCERT में क्वेश्चन उनसे रिलेटेड तो उस क्वेश्चन में हम जरूर डिस्कस करेंगे कि क्वार्क क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन के अंदर होते हैं, अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स, वो हमारे काम आएंगे। एक न्यूमेरिकल है, एडिशनल न्यूमेरिकल है NCERT का, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे सिलेबस में क्वार्क नहीं आया इसलिए अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसलिए सबसे छोटा चार्ज हम किसको मानते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं E से।
और ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अगर हम प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो बस यहाँ प्लस लग जाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम टू सेम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्या होता है साइन का चेंज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है ट्वाइस ऑफ ई, प्रोटॉन का डबल, इसको 2e भी बोलते हैं। ये तीनों चार्ज की वैल्यूज अगर आप याद रखें तो आपके लिए बेहतर है। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, आपको पता है, बहुत सिंपल सी बात है। ये चार्ज के बारे में ये डिस्कशन भी हमें, ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। ये थी चार्ज के बारे में डिस्कशन। अब चार्ज की और आगे डिस्कशन करें तो एक साइंटिस्ट था चार्ल्स ड्यूफाई, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी से उसने बताया कि चार्ज को हमें दो कैटेगरी में कैटेगराइज करना पड़ेगा। और चार्ज को जो नाम दिया उसने, दो कैटेगरी में उसने कैटेगराइज किया और चार्ज को नाम दिया। फर्स्ट जो चार्ज जो ग्लास रोड पे आया था उसको उसने नाम दिया वेट्रियस, और जो सिल्क क्लॉथ पे आया था या जो प्लास्टिक रोड पे चार्ज आया था उसका उसने नाम दिया रेजिनस। लेकिन उसने बताया कि चार्ज दो टाइप का होता है, इस बात को तो कंसिडरेशन में लाया गया, लेकिन उसने जो नेम दिए वो कंसिडरेशन में नहीं लाए गए, क्योंकि होता क्या है कि चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। और ये बात जो है वो बताई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि एक टाइप का चार्ज अगर दूसरे टाइप के चार्ज से इंटरेक्ट होता है और सेम टाइप का नहीं हो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो उसने देखा कि कैंसिलेशन तो मैथ्स में प्लस और माइनस में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में होता है, और इस बात का फायदा उठाते हुए उसने चार्ज को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। और वेट्रियस जो चार्ज है उसको उसने नाम दिया पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ग्लास रोड पर जो चार्ज आता है वो होता है पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ पर जो चार्ज आता है उसको उसने नाम दे दिया नेगेटिव, या जो प्लास्टिक रोड पर चार्ज आता है उसको उसने नाम दे दिया नेगेटिव। यानी कि साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग चार्ज दो टाइप का होता है। फर्स्ट जो चार्ज होता है उसे बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड जो चार्ज होता है उसे बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। और ग्लास रोड पर जो चार्ज आता है कौन सा होता है पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ पर जो आता है वो क्या होता है नेगेटिव चार्ज, और प्लास्टिक रोड पर भी पॉजिटिव चार्ज आता है, और वुलन क्लॉथ पर जो चार्ज आता है वो भी पॉजिटिव होता है। प्लास्टिक रोड पर नेगेटिव होता है और वुलन क्लॉथ पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। चलिए और डिस्कशन करते हैं। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि ये चार्जेस कैसे आते हैं किसी भी बॉडी पर, कब पॉजिटिव चार्ज आएगा कब नेगेटिव चार्ज आएगा, ये भी तो हमें समझना पड़ेगा। तो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो एटम होता है, अगर हम बात करें एटम की, तो कोई भी एटम के अंदर तीन चीजें पाई जाती है। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा है, नील्स बोर मॉडल पढ़ा है, प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ा है। उनका कंक्लूजन है कि सेंटर मोस्ट पार्ट में क्या होता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं। आपको पता है न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। और एटम की खास बात ये होती है कि एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। एटम की खास बात क्या होती है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं, यानी कि जितना चार्ज पॉजिटिव होगा उतना ही चार्ज नेगेटिव होगा। तो बेसिकली एटम का जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है 0, यानी कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। अब रबिंग से क्या होता है चार्ज। अब बेसिकली रबिंग जब होती है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ग्लास रोड है, छोड़ते हैं ए और बी बॉडी को, ये ग्लास रोड है, यहाँ पर ये ग्लास रोड, और यहाँ पर है हमारा सिल्क क्लॉथ, ये मेरा सिल्क क्लॉथ। अब क्या होगा जब हम इसकी बात करेंगे इनिशियली तो ये न्यूट्रल होगा, इसमें भी कोई चार्ज नहीं होगा, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे इक्वल। सिल्क क्लॉथ पर भी स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। बहुत सिंपल सी बात है। तो इसका और इसका चार्ज क्या होगा 0 का स्टार्टिंग में। अभी दोनों को रब करेंगे तो ग्लास रोड में क्या होता है लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो रबिंग से फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन से क्या होता है हीट जनरेट होती है, तो उस हीट को लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पाकर सिल्क क्लॉथ के पास चले जाते हैं। यानी कि मान लीजिए पहले ग्लास रोड के पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन थे, और सिल्क क्लॉथ के पास 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन थे, मान लीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया रबिंग करने से, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे 10, प्रोटॉन कितने बचे 11, और यहाँ पर आए तो इलेक्ट्रॉन कितने 21 और प्रोटॉन कितने रहे 20। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, यानी कि ये बॉडी क्या हो गई पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्या हो गया बेटा पॉजिटिव चार्ज। और ये बॉडी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 21 हो गए और प्रोटॉन कितने रह गए 20, तो ये क्या हो गई जो है नेगेटिवली चार्ज बॉडी।
तो अगर मान लीजिए कोई भी प्रोसेस होता है चार्जिंग का, उसमें कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो वो क्या हो जाती है, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, वो इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। और कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो वो बॉडी हो जाती है नेगेटिवली चार्ज। तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी बॉडी चार्ज क्यों होती है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है वो हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो हो जाती है नेगेटिवली चार्ज। ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। हमेशा कोई भी बॉडी चार्ज होगी तो किसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि चार्ज दो टाइप का होता है, और पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, और नेगेटिव चार्ज कब आता है किसी बॉडी पर, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि भाई जो कोई भी मटेरियल होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं उसके अंदर, न्यूट्रॉन भी होते हैं। भाई न्यूट्रॉन तो ट्रांसफर होंगे तो भी चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, लेकिन प्रोटॉन क्यों नहीं ट्रांसफर होते हैं। तो अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में रबिंग में या कोई दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है तो मिडिल पार्ट में होगा, तो वहां से उसको निकालना बहुत टफ होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा, प्रोटॉन जो होता है वो हेवियर पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, प्रोटॉन का बहुत ज़्यादा होता है, उससे बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा तो उसका भी नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रोटॉन जो है वो हेवियर पार्टिकल होता है, इसलिए भी उसको बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन ही चार्जिंग में पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है, कभी भी प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि वो हेवियर पार्टिकल है और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। दैट्स ऑल। तो बहुत सिंपल सी बात है। चार्ज की हम डिस्कशन कर रहे हैं, चार्ज की डेफिनेशन आपको मिल चुकी है, चार्ज की यूनिट्स आपको मिल चुकी है, सीजीएस और एसआई। और मैंने ये भी बताया कि चार्ज कोई बॉडी क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। चार्ज बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग चार्ज आपका दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, गेन करती है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन केवल और केवल इसलिए ट्रांसफर होता है क्योंकि वो लाइटर पार्टिकल है और वो आउटर मोस्ट सेल में पाया जाता है, और लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ही जो है वो ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ से हमें पता लगे कि दो टाइप के आपके चार्ज होते हैं। एक और बात मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर किसी भी बॉडी की बात करें तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप उसको पॉजिटिव चार्ज के पास लाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल। नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज को अगर आप पास लाएंगे तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। लेकिन अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव को पास लाएंगे तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट। और नेगेटिव और पॉजिटिव को भी लाएंगे तो आप क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट। दैट मीन्स like charges repels each other and unlike charges attracts each other. This is the basic fundamental law of इलेक्ट्रोसिटी। बहुत सिंपल सी बात है, लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है। आज की जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फर्स्ट क्लास है उसमें सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी किया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी करने के बाद हमने चार्ज स्टेशनरी कंडीशन होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और चार्ज अगर मूविंग कंडीशन में होता है कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और चार्ज अगर एक्सीलरेटेड हो तो वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है। उसके बाद हमने जो है चार्ज की स्टडी की, चार्ज की डेफिनेशन हमने पढ़ी। उसके बाद हमने चार्ज की यूनिट पढ़ी जो क्या होती है, कूलाम होती है, एसआई यूनिट होती है, और सीजीएस यूनिट आपको पता है ईएसयू होती है चार्ज की। फिर ये स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका फॉर्मूला Q इज इक्वल टू IT होता है। और चार्ज जो आपका दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। इसके अलावा भी हमने चार्ज की पूरी डिस्कशन करी है। चार्ज किसी बॉडी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो पॉजिटिवली चार्ज होगी, कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। यहाँ पर ये सब चीजें, और हमने यहाँ पर भी लास्ट में पढ़ा कि लाइक चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, और अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोस्टैट्स का। बहुत सारी बॉडीज जो है वो रबिंग पे चार्ज होती है, बहुत सारे और भी प्रोसेस हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है चार्जिंग के मेथड्स पढ़ेंगे कि कैसे कैसे किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, और प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और टर्म्स सिंपल सी आपकी यूज हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। एक वर्ड होता है इलेक्ट्रिसिटी। अभी इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, देखिए अगर हम किसी भी बॉडी को रब करते हैं तो उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडीज को क्या करती है, अट्रैक्ट। और ये जो प्रॉपर्टी आई है जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडीज को अट्रैक्ट कर रही है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम किसी भी बॉडी को रब करते हैं तो रब करने के बाद उस प्रॉपर्टी, उस जो है बॉडी में एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसकी वजह से दूसरी बॉडीज को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये दूसरी बॉडीज को अट्रैक्ट कर रही है, रबिंग से आई है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शन की वजह से आई हो तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बोल सकते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जो हम नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमें पूछा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है तो हम सिंपल सी बात है, किसी बॉडी को रब करने से क्या होता है, वो दूसरी बॉडीज को अट्रैक्ट करने लग जाती है, तो एक प्रॉपर्टी उसमें जाती है, और उस प्रॉपर्टी को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है रबिंग के बाद जो आई है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा और भी चीज़ें आपके काम आ सकती है, जैसे अगर हम बात करें
तो बहुत सिंपल सी बात है, आप जैसे हमने किसी बॉडी को लिया, वो न्यूट्रल थी, अब उसको रब किया, तो रब करने के बाद उसमें क्या जाता है, चार्ज, तो उस बॉडी को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी या इलेक्ट्रीफाइड बॉडी। मतलब किसी बॉडी पर जब चार्ज आ जाता है तो उसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी या इलेक्ट्रीफाइड बॉडी भी हम उसे बोल सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये आपको याद रहे तो बहुत अच्छा है। अब एक और बात, चार्ज जो है वो कभी भी इंसुलेटर में मूव नहीं करता है। किसी बॉडी पर अगर वो इंसुलेटिंग बॉडी है तो उसमें चार्ज आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, वो चार्ज और डिस्चार्ज न्यूट्रल हो सकती है, लेकिन चार्ज हमेशा मूव करता है कंडक्टर के ऊपर। इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर चार्ज मूव नहीं करता है। चार्ज को मूव करने के लिए कंडक्टिंग मटेरियल चाहिए, अदरवाइज तो वो जो है वो मूव नहीं करेगा। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारी सिंपल सी चीज़ें हैं, ये हमें पता रहे तो ज़्यादा बेटर है। जैसे अगर हम बात करें तो सन के पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होते हैं, लेकिन सन से और अर्थ में एक भी चार्ज पार्टिकल नहीं आता है। जैसे सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस मैटर नहीं करती है, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में काफ़ी सारा पार्ट जो है वो वैक्यूम है, काफ़ी सारे पार्ट में एयर है, और एयर और वैक्यूम जो है वो